सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी एजुकेशनल ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन के मैकेनिज्म को, लेकिन फ्यू सेकेंड्स के लिए हम ये डिस्कस कर लें कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है 3 स्टेप्स के बारे में देखा था कि यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। उसमें जो फर्स्ट स्टेप होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसे परानिस्यंदन कहते हैं या फिर इसे ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जाता है, तो इसके बारे में हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था कि अलग अलग टाइप के जो प्रेशर्स होते हैं, जो दाब होते हैं, उसका किस प्रकार से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जो कि एक यूरिन फॉर्मेशन का मैकेनिज्म होता है, उसमें योगदान होता है, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। साथ साथ मैंने आपको GFP एक प्रकार का प्रेशर होता है जो कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए एसेंशियल होता है, उसके बारे में बताया था। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर के बारे में बताया था और उसका जो वैल्यू हमने फाइंड किया था वो कितना आया था? मैंने कहा 10 mm ऑफ Hg आया था। और उसे फाइंड करने के लिए हमने 4 वेरियस टाइप ऑफ प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था। मैंने आपको ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी में जो है अप्लाई होता है, एक्सर्टेड होता है, इसके साथ साथ हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में भी आपको बताया था। तो उसी टॉपिक को आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, कहाँ पर बॉमन्स कैप्सूल के इनर साइड पे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है वो किस तरह से जो है अलग अलग सब्सटेंसेस को फिल्ट्रेट करने के लिए या फिर उसके छानने के लिए किस प्रकार से रिस्पॉन्सिबल होता है, मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाने वाला हूँ। और जो फिल्ट्रेट छनकर नीचे आता है बॉमन्स कैप्सूल के इनर वॉल में, उसका कंपोजिशन क्या होता है, हम यहाँ से इस लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि इसी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, आखिर उसमें किस प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। इसे डिस्कस करने के बाद, इसे स्टडी करने के बाद हम यूरिन फॉर्मेशन के सेकेंड मेथड के बारे में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। देखिए, यहाँ पर अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, सपोज ये मैंने बॉमन्स कैप्सूल बना दिया और इसी बॉमन्स कैप्सूल में ही मैंने क्या कह दिया कि यहाँ पर ग्लोमेरुलस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अफेरेंट आर्ट्रियोल बनाना होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर अगेन क्या कर दिया, ये अफेरेंट आर्ट्रियोल बना दिया और ये अफेरेंट आर्ट्रियोल ही आगे जा करके ग्लोमेरुलस को क्या करती है? फॉर्म करती है। ठीक है, अब देखिए, मैंने कहा यहाँ पर ये अफेरेंट आर्ट्रियोल है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने कहा ये अफेरेंट आर्ट्रियोल AA है। ठीक है, क्योंकि इसके बारे में हमने बहुत बार स्टडी कर लिया है। और ये कौन सा आर्ट्रियोल हो गया? मैंने कहा ये इफेरेंट आर्ट्रियोल होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से ब्लड क्या हो जाता है? एग्जिट हो जाता है। तो ये कंसेप्ट हम देखने वाले हैं कि मैंने कहा यहाँ से ब्लड क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है एफेरेंट आर्ट्रियोल से। मैंने कहा यहाँ पे तो ब्लड एंटर होता है, लेकिन इफेरेंट आर्ट्रियोल से क्या हो जाएगा? मैंने कहा यहाँ से अब ये जो ब्लड है वो क्या हो जाता है? एग्जिट हो जाता है, मतलब बाहर निकलता है। अब देखिए, यहाँ पे अगर ब्लड एंटर हो रहा है अफेरेंट आर्ट्रियोल में, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से अगर ब्लड एंटर हो रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कुछ एक केशिकाओं का स्तर है या फिर कैपिलरीज की लेयर प्रेजेंट होती है और यही लेयर जो है वो क्या करती है? यहाँ से जो भी ब्लड का कंटेंट आता है, मैंने इसे रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ऐसा बनाया कि सपोज यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ब्लड का कंटेंट आ रहा है। ठीक है, और ये जो ब्लड का कंटेंट है वो यहाँ पर आया और ये किस तरह से यहाँ पर छन करके यहाँ आ जाएगा या फिर नीचे आ जाएगा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पर जो भी कंटेंट इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से फिल्ट्रेट हो करके यहाँ पे बॉमन्स कैप्सूल के इनर साइड आ जाते हैं, तो उसके बारे में क्या कहा जाता है? मैंने कहा यहाँ पे देखिए, मैंने कहा यहाँ पे सपोज ये जो लेयर है, इसको हमने क्या कह दिया? इसको हमने कह दिया कि ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। और आपको ये पता है कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का निर्माण या फिर इस प्रकार के झिल्ली का निर्माण जो है वो किसके द्वारा होता है? तो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि सपोज यहाँ पे कोई क्या है, यहाँ बोला कि मैंने यहाँ पे फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के बारे में हमें ये पहले समझना होगा कि फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन आखिर किस प्रकार के लेयर्स आपस में मिलकर करती हैं। यहाँ पर अगर इन सभी प्रकार के लेयर्स की बात करें जिनके द्वारा
फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो ये कौन कौन सी लेयर है, मैंने कहा देखिए फर्स्ट लेयर जो है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैपिलरीज की लेयर। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप की कैपिलरी है। कैपिलरी के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, कैपिलरी के साथ साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट लेयर है उसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं आधारी कला या फिर यहाँ पे एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने कहा कैपिलरी है, इसके साथ साथ बेसमेंट मेम्ब्रेन भी है, और यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे मतलब बॉमन्स कैप्सूल के इनर वॉल पे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एक स्पेशल टाइप के सेल्स प्रेजेंट थे। इसे क्या कहते हैं, इसे पोडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये पोडोसाइट जो सेल है और इसके साथ साथ ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और कैपिलरी, ये तीनों मिल करके आपस में किसका फॉर्मेशन करती हैं, मैंने कहा ये जो है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। और ये जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है इसी से ही ये जो ब्लड का कंटेंट इस अफेरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है, एंटर शो कर रहा है, ये क्या होते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं। अब इस कंटेंट को हम क्या कहते हैं, मैंने कहा ये जो यहाँ पे फिल्ट्रेट होकर के ये सारा ब्लड का कंटेंट यहाँ आ गया है, तो ये कहा जाता है कि अब इसे क्या कहेंगे, इस फिल्ट्रेट के कंटेंट को बोला जाएगा नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट कहा जाता है। अब देखिए ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है इसे ही क्या कहेंगे, इसे ही कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फिल्ट्रेट के बारे में बताया कि या तो हम इसे नेफ्रिक फिल्ट्रेट कह सकते हैं, क्योंकि ये फिल्ट्रेट जो है नेफ्रॉन से संबंधित है, उसका एक क्या है, कंटेंट है। अब ये चूंकि ग्लोमेरुलर वाले भाग से छन के आ रहे हैं तो इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट या फिर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कंपोजिशन क्या होता है। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि ये कहा जाता है कि ये इस प्रकार का जो फिल्ट्रेट होता है वो बिल्कुल आइसोटोनिक होता है, या फिर आप इसे कह सकते हैं ये समपरासरी होते हैं। किसके साथ आइसोटोनिक होता है, मैंने कहा ये बिल्कुल प्लाज्मा के समान या फिर ब्लड प्लाज्मा के समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि इट इज़ प्रीटी मच सेम टू द, इट इज़ जस्ट सिमिलर टू द ब्लड प्लाज्मा। तो यहाँ पे लिख दिया कि ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो किसके समान होते हैं, किसके सिमिलर होते हैं, मैंने कहा इट इज़ सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। ये ब्लड प्लाज्मा के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा ये ब्लड प्लाज्मा के अगर सिमिलर होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर अगर ये ब्लड प्लाज्मा के सिमिलर हैं तो यहाँ पे ये कहेंगे कि इस ब्लड प्लाज्मा के बारे में आप ये जानते हैं कि मैंने जब ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम समझाया था तो वहाँ पे ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया था। और अगर ब्लड प्लाज्मा के कंपोजिशन की बात करें तो इसमें H2O के साथ साथ डिफरेंट टाइप के प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर इसी में ब्लड कप सेल्स की बात करते हैं तो ये यहाँ पे ब्लड प्लाज्मा के तरफ या फिर इसकी आइसोटोनी है या फिर इसके समान ही यहाँ पे कंपोजिशन या रासायनिक संगठन को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर इस ब्लड का कंटेंट की बात करें तो ये जो ब्लड होता है जो कि यहाँ पे आकर के छन रहा है, तो इससे क्या होता है स्टूडेंट कि इस ब्लड में पाए जाने वाले जो भी उच्च अनुभार के पदार्थ होते हैं, जो भी हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस होते हैं, वो क्या होते हैं, ये फिल्ट्रेशन को शो नहीं करते। केवल वही पदार्थ जिनका अनुभार कम होता है वो क्या कर पाते हैं, वो इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से छन करके यहाँ पे नेफ्रिक फिल्ट्रेट के पार्ट होते हैं। लेकिन अगर हम उन प्रकार के पदार्थ की बात करें जिनका क्या होता है, जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, अधिकतम अनुभार होता है, तो उन प्रकार के पदार्थों के बारे में क्या कहा जाता है, जिनका क्या होता है, मैंने कहा जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। मैंने कहा हम अब ये देखने वाले हैं कि हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि इस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से छन नहीं पाते हैं या फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं। देखिए आप जानते हैं कि ब्लड में पाए जाने वाले, अगर हम डिफरेंट टाइप के ब्लड कप सेल्स की बात करें, किसकी बात करें, अगर हम डिफरेंट टाइप के ब्लड कप सेल्स की बात करें, इस ब्लड कप सेल्स में आप जानते हैं क्या क्या आते हैं, आरबीसी आ सकता है, डब्ल्यूबीसी आ सकता है, एंड यहीं पर ही ब्लड सेल को हम काउंट करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे प्लेटलेट आता है, क्या आता है,
प्लेटलेट भी आ सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ब्लड कप सेल्स की बात करें और इसके साथ साथ किसकी बात करें, यहाँ पे प्रोटीन की बात करें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे प्रोटीन और डिफरेंट वेरियस टाइप ऑफ ब्लड कप सेल्स जो होते हैं वो हायर मॉलिक्यूलर वाले क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो ब्लड में प्रेजेंट है। तो ये प्रोटीन और ये ब्लड कप सेल्स फिल्ट्रेशन शो नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या नहीं होता, मैंने कहा इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ब्लड कप सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स नहीं होते। और इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या नहीं होता, मैंने कहा यहाँ पे प्रोटीन भी नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि ये ब्लड प्लाज्मा के जैसा है, इट इज जस्ट सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा, तो यहाँ पे ये कहेंगे कि यहाँ पर ये किसके समान हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें ये मेंशन करना होगा कि हमने लिखा पहले यहाँ पे आइसोटोनिक है, ये किस प्रकार का है, ये आइसोटोनिक है। और इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में हमें ब्लड प्लाज्मा में से किसको माइनस करना होगा, यहाँ पे माइनस करना होगा हमें ब्लड कप सेल्स को, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ब्लड कप सेल्स की बात करें तो ये ब्लड कप सेल्स यहाँ पे एब्सेंट है इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में। साथ साथ ब्लड कप सेल्स के साथ और क्या एब्सेंट है, मैंने कहा यहाँ पे प्रोटीन भी क्या है, नहीं पाए जाते हैं, अनुपस्थित होते हैं। तो देखिए मैंने कहा ये वैसे तो किसके समान है, ये वैसे तो ब्लड प्लाज्मा के समान है, लेकिन इसमें क्या एब्सेंट है, मैंने कहा इसमें बस डिफरेंट टाइप के ब्लड कप सेल्स एब्सेंट है। और ब्लड कप सेल्स के साथ साथ यहाँ पे प्रोटीन का कंटेंट भी क्या होता है, एब्सेंट होता है। वैसे जो भी इसके अलावा जो भी कंपोनेंट होगा, जो भी कंटेंट होगा वो ब्लड प्लाज्मा के समान होंगे। तो यहाँ पे और क्या क्या इसमें प्रेजेंट क्या होता है, मैंने आपको कहा इसमें क्या एब्सेंट होता है ये तो बात कर ली है, लेकिन इसमें प्रेजेंट क्या होता है, तो मैंने कहा यहाँ पर H2O होता है। क्या होता है, आप जानते हैं ब्लड प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% पार्ट जो होता है वो केवल H2O से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर H2O प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। वाटर के साथ साथ कुछ प्रकार के पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स भी यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसमें हम ग्लूकोज को काउंट कर सकते हैं। क्या है, मैंने कहा यहाँ पे ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पे वेरियस टाइप ऑफ एमाइनो एसिड्स क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं। एमाइनो एसिड के साथ साथ और क्या प्रेजेंट है, सम टाइप ऑफ आयंस भी पॉसिबल हैं। मैंने यहाँ पे सोडियम आयन, पोटेशियम आयन के लिए लिया है, यहाँ पे पोटेशियम आयन और सोडियम आयन को क्या कर लिया है, इसमें इंक्लूड कर लिया है। लेकिन इन सभी के साथ साथ कुछ एक एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो भी यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। और उन उत्सर्जी प्रकार के पदार्थ में बात करें कि किस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, मैंने कहा यहाँ पर क्या मिलता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है सम अमाउंट ऑफ, बहुत ही लेस अमाउंट में यूरिया, और यूरिया के साथ साथ यहाँ पे जो है यूरिक एसिड भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने ETC लगा दिया एक्सेट्रा। अब यहाँ पे वन मोर टाइम हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से सब्सटेंस क्या है, प्रेजेंट है। देखिए मैंने आपको कहा कि यहाँ जो ब्लड का कंटेंट एंटर हो रहा है, तो इस अफेरेंट आर्ट्रियोल से जो ब्लड यहाँ पे एंटर हो रहे हैं, फ्लो को शो कर रहे हैं। इसमें जो भी उच्च अनुभार वाले पदार्थ थे, जिसे हमने यहाँ पे इसमें हमने ब्लड कप सेल्स को काउंट किया या प्रोटीन को काउंट किया, वो यहाँ पे फिल्ट्रेट नहीं हो पाते। तो इसका मीनिंग आप ये निकाल सकते हैं कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है इसे हम कह रहे हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है। तो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो होता है इसमें क्या नहीं पाया जाएगा, मैंने कहा वैसे तो ये ब्लड प्लाज्मा के समान होते हैं, लेकिन इसमें अलग अलग प्रकार के ब्लड कप सेल्स और प्रोटीन नहीं पाए जाते। लेकिन यहाँ पे क्या क्या सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा यहाँ पे इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट में H2O जो है मेजर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ प्रकार के आयन, सोडियम, पोटेशियम आयन प्रेजेंट होता है, और यहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया और यूरिक एसिड भी क्या हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। हमने इतने सारे कंसेप्ट के बारे में देखा। अब देखिए यहाँ पर ये जो अब नेफ्रिक फिल्ट्रेट होता है, अब यूरिन फॉर्मेशन के नेक्स्ट प्रोसेस में, यूरिन फॉर्मेशन का जो अब नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि यही नेफ्रिक फिल्ट्रेट अब नेफ्रॉन के नेक वाले पार्ट से PCT वाले पार्ट की तरफ क्या होगा, फ्लो शो करेगा, उसके तरफ गमन को या फिर ट्रांसपोर्टेशन को शो करेगा।
अब पीसीटी में पहुंच करके उसका एब्सॉर्प्शन किस किस तरीके से होता है, रीएब्सॉर्प्शन पुनः अवशोषण किस प्रकार से होता है इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रेजेंट डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस का, हम इसे वन बाय वन क्या करेंगे वहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन देखिए यहां पर आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो नेफ्रिक फिल्ट्रेट जो कि यहाँ पे छन के यहाँ पे आ रहे हैं, अब ये तो चूंकि आगे प्रवाह को दर्शाएगा, लेकिन इस नेफ्रिक फिल्ट्रेट के कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बताया। अब हम ये स्टडी करने वाले हैं कि यूरिन फॉर्मेशन का जो सेकेंड मेथड है, जिसे हम सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं, चयन अवशोषण कहा जाता है, उस प्रोसेस को हमें यहाँ पे डिटेल में क्या करना है, स्टडी करना है। देखिए यहाँ पर जो सेकेंड प्रोसेस होता है उसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। सेकेंड प्रोसेस जो कि क्या है, मैंने कहा सेकेंड प्रोसेस जो है यहाँ पर क्या है, मैंने कहा ये सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन है। मैंने कहा यहाँ पर देखिए सेकेंड प्रोसेस को हम यहाँ पे डायग्राम के साथ क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन बॉमन्स कैप्सूल या एटिपिकल डायग्राम, ठीक है, एटिपिकल डायग्राम ऑफ सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन देखने वाले हैं। तो ये सेकेंड प्रोसेस क्या है यूरिन फॉर्मेशन का, यूरिन के फिजियोलॉजी का, तो मैंने कहा यहाँ पर सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे सेलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन कहा जाएगा क्योंकि ये जो पुनः अवशोषण की क्रियाविधि है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से संपन्न होती है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन। अब देखिए यहाँ पे इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा यूरिन फॉर्मेशन का जो प्रोसेस हम स्टडी करने वाले हैं इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चयनात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं, पुनः अवशोषण कहा जाता है। देखिए अब ये चयनात्मक पुनः अवशोषण में क्या होता है स्टूडेंट, हम ये स्टडी करने वाले हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो रीएब्सॉर्प्शन बोला है ऐसा क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे पुनः क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने जब डाइजेस्टिव सिस्टम स्टडी किया था तो डाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है, मतलब डाइजेस्टिव फूड का क्या होना होता है, मैंने कहा डाइजेस्टिव फूड का अवशोषण होता है, एब्सॉर्प्शन होता है। तो एक बार एब्सॉर्प्शन वहाँ हो गया था, अब यूरिन फॉर्मेशन के टाइम भी यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस देखने को मिल रहा है। इसीलिए चूंकि सेकेंड टाइम यहाँ पे एब्सॉर्प्शन का प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, रीएब्सॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम एब्सॉर्प्शन डाइजेशन के बाद आपको देखने को मिला था। अब यहाँ पे पुनः अवशोषण के बारे में स्पेशल पॉइंट क्या है कि ये जो रीएब्सॉर्प्शन है यूरिन मैकेनिज्म का, ये जो प्रोसेस होता है ये डिपेंड किस पे करता है, देखिए ये डिपेंड एक प्रकार के वैल्यू पे करता है। मैंने कहा ये जो रीएब्सॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो किस पे डिपेंड करेगा, मैंने कहा ये डिपेंड करता है एक प्रकार के वैल्यू पे। इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है थ्रेशोल्ड वैल्यू। क्या कहते हैं इसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू कहते हैं। और ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है स्टूडेंट, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वैल्यू जो है ये डिसाइड करेगा कि किन प्रकार के पदार्थों का पुनः अवशोषण होना है और कितने अमाउंट में होना है। जिस प्रकार के पदार्थ के लिए ये थ्रेशोल्ड वैल्यू की जो मान है या फिर इसकी जो वैल्यू है थ्रेशोल्ड वैल्यू ज़्यादा है जिन प्रकार के पदार्थों के लिए, तो उनका क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन हो पाएगा। लेकिन जिसके लिए बहुत कम होता है तो उसका लो अमाउंट में रीएब्सॉर्प्शन हो पाएगा। जिसके लिए ये थ्रेशोल्ड वैल्यू बिल्कुल जीरो है तो वो क्या होते हैं, उनका अवशोषण बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन जो है किस पे डिपेंड करता है, एक प्रकार के मान पे डिपेंड करता है, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू। और इस थ्रेशोल्ड वैल्यू के बेसिस पे हम अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं, जिसका क्या होना होता है, यहाँ पे मैंने कहा इसका रीएब्सॉर्प्शन होना है। यहाँ पे ये सब्सटेंस कौन कौन से हैं, मैंने कहा देखिए इसके बेसिस पे हम यहाँ पे 3 टाइप्स के सब्सटेंस की बात करेंगे। और ये कौन कौन से हैं यहाँ पर हम ये देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट सब्सटेंस है यहाँ पे सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में, ये क्या होता है स्टूडेंट, मैंने कहा यहाँ पे जो फर्स्ट सब्सटेंस है इसे कहा जाएगा क्या, इसे हम कहते हैं जिसके लिए वो प्रकार के सब्सटेंस की हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर रहे हैं जिसके लिए ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है मैक्सिमम है। ठीक है, मैंने कहा अगर सपोज ऐसा सब्सटेंस जिसके लिए ये थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, इट मीन्स कि ये अधिकतम है, तो इस प्रकार के सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार के सब्सटेंस को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। क्या बोलेंगे इसे, हाई
थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। तो हम इस प्रकार के सब्सटेंस की फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद सेकेंड सब्सटेंस जिसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू की जो है या फिर इसका जो वैल्यू है वो क्या है, मिनिमम है। क्या है, मैंने कहा इसकी वैल्यू मिनिमम है, उसकी बात करेंगे। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। क्या कहा जाता है इसे हम कहते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो प्रोसेस है ये क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी में हम यहाँ पे थर्ड टाइप के ऐसे सब्सटेंस की बात करेंगे जिसके लिए ये वैल्यू क्या है, बिल्कुल जीरो है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या कहते हैं, जिसके लिए ये वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है वो बिल्कुल जीरो है या फिर नगण्य है। तो इसे कहते हैं नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस। क्या कहते हैं इसे कहते हैं नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है थ्रेशोल्ड का हिंदी मीनिंग क्या होता है, नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है इसे। और यहाँ पे थ्रेशोल्ड को क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड का मीनिंग होता है, इसे कहते हैं दहली मान। क्या कहते हैं यहाँ पे, इसे कहा जाता है दहली मान। तो यहाँ पे जो अलग अलग प्रकार के पदार्थों का जो पुनः अवशोषण होता है ये किस पे डिपेंड करता है, मैंने कहा ये डिपेंड करता है थ्रेशोल्ड वैल्यू पे। और थ्रेशोल्ड वैल्यू के आधार पे मैंने 3 प्रकार के सब्सटेंस की यहाँ पे बात की है। और ये कौन कौन से सब्सटेंस हैं, देखिए फर्स्ट मैंने कहा जिसके लिए मैक्सिमम है। तो हम अब ये डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे सब्सटेंस जिसके लिए मैंने कहा कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है क्या है, सबसे ज़्यादा है, अधिकतम है। तो आखिर वो कौन से पदार्थ होते हैं जिसके लिए इस वैल्यू का जो है क्या होता है, इसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, मैंने कहा यहाँ पर एग्जाम्पल है ग्लूकोज। क्या है, मैंने कहा ग्लूकोज की बात करेंगे। या फिर हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पर एमाइनो एसिड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, एमाइनो एसिड। और इसके साथ साथ हम किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे ग्लूकोज की बात कर रहे हैं। तो ये 2 प्रकार के सब्सटेंस ऐसे हैं जिनके लिए ये दहली मान जो है थ्रेशोल्ड वैल्यू सबसे ज्यादा है। तो इसका क्या हो पाएगा, मैंने कहा अब इसका जो एब्सॉर्प्शन है वो क्या हो पाता है, मैंने कहा इसका एब्सॉर्प्शन जो है वो कंप्लीटली हो पाता है। क्या हो पाता है, मैंने कहा यहाँ पे इस प्रकार के सब्सटेंस का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो कंप्लीटली या फिर इसे कहते हैं ऑलमोस्ट कंप्लीटली। क्या कहेंगे इसे, या फिर इसे कहेंगे ऑलमोस्ट कंप्लीटली होता है। या तो पूर्ण रूप से होगा या फिर लगभग क्या होगा, इसका कंप्लीट रीएब्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम अगर स्पेशली ग्लूकोज और एमाइनो एसिड की बात करें तो ग्लूकोज और एमाइनो एसिड के लिए क्या कहा जाता है, ग्लूकोज और एमाइनो एसिड के लिए कहते हैं कि इन प्रकार के, इन दोनों स्पेशली ये दोनों प्रकार के जो पदार्थ होते हैं इसका रीएब्सॉर्प्शन 100% हो जाता है। तो अगर इसका रीएब्सॉर्प्शन 100% हो रहा है तो इसके पीछे रीज़न यही होता है कि इन दोनों ही प्रकार के पदार्थों के लिए जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है वो क्या है, सबसे ज़्यादा है। इसीलिए ये पूर्ण रूप से पुनः अवशोषित होते हैं, इनका क्या होता है, कंप्लीटली रीएब्सॉर्प्शन होता है। हालांकि कुछ एक पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसका कंप्लीटली ना होकर के सम अमाउंट में ऑलमोस्ट कंप्लीटली होता है, जिसमें हम सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की बात करेंगे। अब हम सीधे डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी के बारे में, जो कि क्या है, यहाँ पर है मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू वाले सब्सटेंस। देखिए इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है। और इस प्रकार के सब्सटेंस में आखिर हम किसको ऐड कर रहे हैं, जिसके लिए ये जो दहली मान है, थ्रेशोल्ड वैल्यू है, वो क्या है, मिनिमम है या फिर निम्नतम होता है, कम होता है। और इसमें हम एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं कौन सा, यूरिया का। ठीक है, यूरिया का जो रीएब्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में होता है। क्या होता है, मैंने कहा इसका जो रीएब्सॉर्प्शन होता है, क्या मैंने कहा इस प्रकार के सब्सटेंस जैसे यूरिया कह रहे हैं, इसका रीएब्सॉर्प्शन जो होता है वो बहुत ज़्यादा वेरी मैंने कहा वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, ये आपको लर्न करना है। क्यों, क्योंकि इसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू 0 नहीं है और मैक्सिमम भी नहीं है, ये क्या है, मिनिमम है। ठीक है, इसलिए चूंकि यहाँ पे ये दहली मान जो है इसका निम्न है या फिर लो होता है, इसीलिए यूरिया का रीएब्सॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो करके बहुत वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे सभी प्रकार के सब्सटेंस जिसे क्या कहते हैं, मैंने कहा नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस कहा जाता है। अब अगर हम नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस
की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे कौन कौन से हैं ऐसे, तो यहाँ पे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं जिसके लिए या फिर जिसका पुनः अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता, या फिर ये जो कि यहाँ पे जीरो वैल्यू रखते हैं, जिनके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या है, जीरो है। एग्जाम्पल है यहाँ पे क्या, हम यहाँ पे हिप्प्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, हिप्प्यूरिक एसिड की बात करें। अगर आपको लर्न हो, रिमेंबर हो, तो मैंने इनिशियल लेक्चर ऑफ द ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हिप्प्यूरिक एसिड के बारे में बताया था। मैंने कहा था कि ये हिप्प्यूरिक एसिड जो है किस प्रकार के उत्सर्जी पदार्थ में प्रेजेंट था। हमने यहाँ पे ग्वानिन के बारे में स्टडी किया था। तो ये जो ग्वानिन होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हिप्प्यूरिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू बिल्कुल नगण्य है या फिर जीरो है, और यहाँ पे इसका एब्सॉर्प्शन या फिर रीएब्सॉर्प्शन, ठीक है, हम यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन बोलेंगे, तो यहाँ पर इस प्रकार के पदार्थ का रीएब्सॉर्प्शन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, इनका पुनः अवशोषण नहीं होता। हिप्प्यूरिक एसिड के साथ साथ सम अमाउंट में क्या होता है, मैंने कहा क्रिएटिनिन भी होता है। क्या होता है, मैंने कहा क्रिएटिनिन भी होता है, जिसका रीएब्सॉर्प्शन नहीं हो पाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे वन मोर टाइम हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया। देखिए मैं आपको सेकेंड प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन है वो डिपेंड करता है इसका अवशोषण किस पे, थ्रेशोल्ड वैल्यू पे। थ्रेशोल्ड वैल्यू के आधार पे, दहली मान के आधार पे तीन प्रकार के सब्सटेंस की हमने क्या की है, बात की है। फर्स्ट ऐसे सब्सटेंस हैं जिसके लिए ये जो दहली मान है वो क्या है, मैक्सिमम है, और मिनिमम ऐसे प्रकार के पदार्थ जिसके लिए यूरिया, और यहाँ पे जीरो किसके लिए होता है, मैंने कहा जीरो होता है हिप्प्यूरिक एसिड के लिए, और क्रिएटिनिन के लिए क्या होता है, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं होता इसका रीएब्सॉर्प्शन या फिर इसका पुनः अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता। तो हमने यहाँ पे तीनों ही कैटेगरी के बारे में डिस्कस किया, लेकिन इन तीनों कैटेगरी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि यहाँ पे हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, स्पेशली हम यहाँ पे ग्लूकोज और एमाइनो एसिड की बात करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, मैंने कहा इसका अब कंप्लीटली रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। इस कंसेप्ट के बाद अब हम स्टडी करेंगे कि ये जो सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन होता है वो नेफ्रॉन के अलग अलग भागों में किस प्रकार से होता है, मतलब नेफ्रॉन के पीसीटी वाले भाग में कैसे, किस प्रकार से यहाँ पे आपको रीएब्सॉर्प्शन देखने को मिलेगा, या फिर नेफ्रॉन के जो है लूप ऑफ हेनले वाले पार्ट में किस प्रकार से यहाँ पे आपको पुनः अवशोषण देखने को मिलेगा, या फिर थर्ड पार्ट जो होता है जैसे क्या कहते हैं, डीसीटी कहते हैं, तो उसमें किस प्रकार के आयन का क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। तो हम इसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन के प्रोसेस को नेफ्रॉन का डायग्राम बना करके क्या करने वाले हैं, कंप्लीटली स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे हम ये देखें कि एक वापस से हम एटिपिकल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन को क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उस नेफ्रॉन के डायग्राम में हमें किसकी बात करनी है, वहाँ पे मैं हर एक पार्ट को अगेन लेबल करूँगा, और कौन कौन से पदार्थ नेफ्रॉन के किस भाग से पुनः अवशोषित होते हैं इस डायग्राम के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब हम देखते हैं कि ये डायग्राम जो है, देखिए अब हम नेफ्रॉन के डायग्राम के थ्रू ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये रीएब्सॉर्प्शन जिसे हम पुनः अवशोषण कह रहे हैं वो किस प्रकार से नेफ्रॉन के अलग अलग भाग में होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी हमने जिस प्रकार के सब्सटेंस या जिन प्रकार के पदार्थों की थ्रेशोल्ड वैल्यू में बात की, या फिर मैंने आपको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट में बताया, उन सभी प्रकार के पदार्थों का कैसे नेफ्रॉन में क्या होने वाला है, रीएब्सॉर्प्शन होने वाला है, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पर क्या प्रोवाइड करने वाला हूँ, एक डायग्राम अगेन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं, और इस डायग्राम में हम ये देखेंगे कि अलग अलग पार्ट ऑफ जो नेफ्रॉन होता है उसमें किस प्रकार से सब्सटेंस का रीएब्सॉर्प्शन होता है। देखिए मैंने यहाँ पर नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल बनाया, ठीक है, मैंने कहा ये नेफ्रॉन का बोमन्स कैप्सूल है, और यहाँ पे यही वाला जो पार्ट है वो आगे जा करके क्या करता है, मैंने कहा ये आगे जा करके इस तरह से कॉइलिंग शो करता है, ठीक है। सेम वही हमें डायग्राम जो कि नेफ्रॉन में हमने बनाया था वही मैं बनाने वाला हूं, लेकिन इसमें हमें बस मैकेनिज्म समझना है। देखिए मैंने कहा ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसका पीसीटी का हो जाएगा। कौन सा पार्ट हो जाएगा, मैंने कहा ये पार्ट इसका पीसीटी का हो जाएगा, और ये पीसीटी जो वाला पार्ट जो है अब ये ओपनिंग शो कर रहा है एक प्रकार के ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है।
और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। मैंने कहा ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या होता है, ये LOH होता है। क्या होता है ये LOH होता है, जिसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप जानते हैं यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पे आर्ट्रियोल को बनाना है, जो कि आगे जा करके ग्लोमेरुलस को क्या करती है, फॉर्म करती है। तो मैंने कहा यहाँ पे हमने अगेन क्या फॉर्म कर दिया, आर्ट्रियोल का फॉर्मेशन कर दिया। लेकिन हमें यहाँ पे इस डायग्राम में ओनली हमें क्या समझना है, रीएब्सॉर्प्शन या पुनः अवशोषण की क्रियाविधि को समझना है। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, अलग अलग प्रकार के केशिकाओं का जो लेयर है या फिर जो कैपिलरीज की जो लेयर है, इसे हम क्या कर रहे हैं, इसका फॉर्म कर दिया हमने। ये क्या है, ग्लोमेरुलस है। इसके बाद हम इस डायग्राम को अगेन हमने यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब को फॉर्म कर दिया है। अब हम बनाने वाले हैं यहाँ पे असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, इसका असेंडिंग लिम्ब हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। तो मैंने कहा सपोज ये क्या है, ये इसका असेंडिंग लिम्ब है। और ये जो असेंडिंग लिम्ब होता है, अब ये ओपनिंग शो करेगा नेक्स्ट टाइप के कॉइलिंग में। अब ये जो नेक्स्ट टाइप का कॉइलिंग होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अब ये DCT मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, फॉर्म कर दिया है। और ये DCT वाला पार्ट जो है नेफ्रॉन के किस वाले भाग में जो है ओपन हो जाता है। मैंने कहा ये कौन सा पार्ट होगा, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, मैंने कहा ये इसके कलेक्टिंग डक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने ये टिपिकल डायग्राम यहाँ पे देखा। अब हम वन बाय वन इसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने इसको मेंशन कर दिया कि ये क्या है, मैंने कहा ये अफरेंट आर्ट्रियोल है। इसे शॉर्ट फॉर्म में मैंने AA से रिप्रेजेंट किया। और इसे हमने कहा इफरेंट आर्ट्रियोल, इसे अगेन मैंने EA से रिप्रेजेंट किया। आपको ये बेसिक से पॉइंट बहुत बार मैंने डिस्कस कर लिया है कि यहाँ से इस वाले पार्ट से ही क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पे ब्लड क्या करता है, एंटर करता है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, मैंने कहा इस इफरेंट वाले से ये जो ब्लड है वो क्या हो जाता है, मैंने कहा आउट हो जाता है, मतलब ब्लड एग्जिट हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस स्पेशल डायग्राम में हमें क्या करना है कि सपोज यहाँ पर जो भी ब्लड का कंटेंट क्या हुआ, मैंने कहा ये ब्लड जो है इसमें एंटरिंग शो कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, प्रवेश कर रहा है। और एंटर होने के बाद अब ये कहाँ पे आ चुका है, मैंने कहा अब इसके ग्लोमेरुलर के कैपिलरी में आ चुका है। इस कैपिलरी में आने के बाद ये क्या होता है कि यहाँ पे जो फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस डायग्राम में डिस्कस किया था, इससे छन करके कहाँ पे आ गया है, मैंने कहा यहाँ पर ये क्या हो गया, फिल्ट्रेट हो गया। और हमने ये क्या बना दिया है, मैंने कहा ये जो यहाँ पे सब्सटेंस फिल्टर हो रहा है और फिल्ट्रेट होकर के इसके बॉमन्स कैप्सूल के इनर वॉल पे आ जा रहा है, इसे ही ये क्या कहते हैं, इसे तो हमने प्रीवियस डायग्राम में भी डिस्कस किया था, इसे कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। या फिर इसी को क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं नेफ्रिक फिल्ट्रेट। क्या कहते हैं इसे हम नेफ्रिक फिल्ट्रेट भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब क्या होने वाला है कि ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में जो भी प्रकार के सब्सटेंस यहाँ पे पदार्थ पाए जाते थे, अब ये यहाँ पर नेफ्रॉन के अलग अलग भाग में क्या करते हैं, यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन को शो करते हैं। मैंने कहा नेक वाले पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं नेफ्रॉन का जो नेक वाला पार्ट होता है वो क्या है, मेलपिगियन बॉडी और यहाँ पे इसके PCT के बीच में प्रेजेंट होता है और काफ़ी छोटा होता है। तो इस वाले पार्ट में हम रीएब्सॉर्प्शन या फिर पुनः अब्सॉर्प्शन की बात नहीं करेंगे। हमें यहाँ पे ये वाला जो पार्ट होता है इसे क्या कहते हैं, PCT कहते हैं। तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसका एक्सपेंशन फॉर्म लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमने इसे बहुत बार स्टडी कर लिया है। मैंने कहा ये वाला पार्ट इसका क्या है, ये इसका PCT वाला पार्ट है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल का जो पार्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। तो यहाँ पे जो होने वाला रीएब्सॉर्प्शन होता है वो किस प्रकार से और कौन से मैकेनिज्म से होता है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे। देखिए मैंने कहा यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन मतलब हम क्या कह रहे हैं इसको, हम इसे कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी प्रक्रिया है, यहाँ पे पुनः अवशोषण की बात करेंगे। और ये जो पुनः अवशोषण है यहाँ पे PCT वाले भाग में, नेफ्रॉन के PCT वाले भाग में पुनः अवशोषण मुख्य रूप से जो है 2 मेथड, 2 प्रकार के विधियों के माध्यम से होता है। और ये जो फर्स्ट मेथड होता है इसे क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है यहाँ पे क्या, ये होता है ऑस्मोसिस, या फिर जो कि पैसिव रीएब्सॉर्प्शन या पैसिव एब्सॉर्प्शन में आता है। तो मैंने कहा यहाँ पर जो रीएब्सॉर्प्शन है वो पैसिवली भी हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, मैंने कहा ये
पैसिवली भी हो सकता है। मतलब पैसिवली कहने का मतलब ये है कि ये निष्क्रिय रूप से भी हो सकता है। क्या हो सकता है? ये निष्क्रिय रूप से भी हो सकता है। और साथ साथ यहाँ पे ये कहेंगे कि पैसिवली होने के साथ साथ ये और कैसे हो सकते हैं, ये एक्टिवली भी हो सकते हैं। मतलब ये सक्रिय रूप से भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये सक्रिय रूप से भी हो सकते हैं और निष्क्रिय रूप से भी हो सकते हैं। दोनों ही मेथड यहाँ पर क्या है? पॉसिबल है कि ये निष्क्रिय रूप से भी हुआ और एक्टिवली भी हो गया। लेकिन अगर पैसिव टाइप के रीएब्सॉर्प्शन की बात करें, यहाँ पर भी 2 मेथड होता है। कौन कौन सा होता है? मैंने कहा यहाँ जो 2 मेथड है जिसके माध्यम से रीएब्सॉर्प्शन होता है, इसमें हम क्या कहते हैं? इसमें ये कहते हैं कि ये मेथड होता है एक तो ऑस्मोसिस। क्या होता है? मैंने कहा एक तो होता है यहाँ पे ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस के साथ और कौन सा मेथड है यहाँ पे? मैंने कहा ऑस्मोसिस के साथ यहाँ पर स्टूडेंट जो मेथड देखने को मिलता है इसे कहते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न 2 मेथड होते हैं। डिफ्यूज़न को हिंदी में क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है विसरण। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं विसरण। और ऑस्मोसिस को क्या कहते हैं? मैंने कहा इसे कहा जाता है परासरण। क्या कहते हैं इसे? इसे परासरण कहते हैं। तो ये ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न के माध्यम से यहाँ पे पैसिव मेथड में क्या होने वाला है? रीएब्सॉर्प्शन होने वाला है। जबकि अगर हम यहाँ पे एक्टिवली फॉर्म की बात करें तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि इस एक्टिव रीएब्सॉर्प्शन में यहाँ पे एटीपी की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो मैंने कह दिया यहाँ पर क्या है? एटीपी या फिर एनर्जी रिक्वायर्ड है। लेकिन हम अगर यहाँ पैसिव की बात करें तो इसमें क्या कहते हैं कि यहाँ पर एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। बिना ऊर्जा खर्च किए ये पुनः अवशोषण क्या हो जाता है? संपन्न हो जाता है। अब देखिए हम पीसीटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्पेशली नेफ्रॉन वाले पार्ट में। तो ये जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल था, इसमें होने वाले पुनः अवशोषण दोनों ही प्रकार के मेथड के बारे में मैंने आपको बताया। अब हम उन पदार्थों की बात करते हैं जो कि यहाँ पे पुनः अवशोषण को शो करते हैं। इन सभी प्रकार के पदार्थों में हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करने वाले हैं? हम यहाँ पे ग्लूकोज की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? आप जानते हैं कि इसी नेफ्रिक फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज भी प्रेजेंट होता है। तो ग्लूकोज की बात कर रहे हैं और साथ साथ यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? ग्लूकोज के साथ साथ अगर हम यहाँ पे एमाइनो एसिड की बात करें, किसकी बात करें? ग्लूकोज और एमाइनो एसिड। तो इन दोनों ही प्रकार के पदार्थ का जो यहाँ पे पुनः अवशोषण होता है वो जिस रूप में होगा या जिस मेथड के माध्यम से होता है वो क्या होता है? एक्टिव। ठीक है, ये कैसा होगा? ये एक्टिवली यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन देखा जाएगा। किस प्रकार से? सक्रिय रूप से यहाँ पे पुनः अवशोषण होता है। और मैंने बोला इसमें 2 प्रकार के पदार्थ कौन से हैं? एक तो ग्लूकोज है और एक क्या है? एमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे ये कहा जाएगा कि अभी हमने ये देखा था कि जब हमने थ्रेशोल्ड वैल्यू के बारे में स्टडी किया कि ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू होता है स्टूडेंट, इन दोनों ही प्रकार के पदार्थ के लिए क्या होता है? मैंने कहा मैक्सिमम होता है। दहली मान का मान जो है या फिर थ्रेशोल्ड वैल्यू इन दोनों ही प्रकार के पदार्थ के लिए क्या है? मैक्सिमम है। और अगर दहली मान इसके लिए ज़्यादा है तो ये कहते हैं कि यहाँ पर कितना हम परसेंट काउंट करते हैं? मैंने कहा यहाँ पर इसके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू मैक्सिमम है, इसीलिए ग्लूकोज और एमाइनो एसिड का जो रीएब्सॉर्प्शन है वो क्या हो जाता है? वो 100% हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीसीटी वाले भाग में मैंने कहा कि ये ग्लूकोज एमाइनो एसिड 2 ऐसे प्रकार के पदार्थ होते हैं जिसका पीसीटी में क्या हो जाता है? यहाँ पे पूर्ण रूप से पुनः अवशोषण हो जाता है, कंप्लीटली रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है, 100% रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें? एमाइनो एसिड और ग्लूकोज के अलावा हम अब बात करने वाले हैं सोडियम की। सोडियम या फिर हम पोटेशियम की बात करते हैं तो ये दोनों प्रकार के आयन भी कैसे होते हैं? मैंने कहा इनका भी सक्रिय प्रकार का ही क्या होगा? अवशोषण होगा। लेकिन हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम पहले बात करेंगे सोडियम आयन की। सोडियम आयन जो है यहाँ पे 70% सोडियम आयन ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पे रीएब्सॉर्ब होते हैं। और अगर हम पोटेशियम आयन की बात करते हैं तो पोटेशियम आयन में ये कहते हैं कि 75% पोटेशियम आयन ऐसे होते हैं जो कि यहाँ पर सक्रिय रूप से क्या होते हैं? पुनः अवशोषित होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, ग्लूकोज और एमाइनो एसिड के बारे में ये कहा कि ये चारों प्रकार के पदार्थ ही पुनः अवशोषित हो रहे हैं सक्रिय पुनः अवशोषण के माध्यम से। लेकिन 100% रीएब्सॉर्ब होने वाला सब्सटेंस आपको लर्न करना है केवल ग्लूकोज और एमाइनो एसिड है।
और यहाँ पे अगर हम 70% सोडियम आयन और 75% पोटेशियम आयन की बात करें तो इसका भी हो रहा है, लेकिन कंप्लीटली नहीं हो रहा है। इसका क्या हो रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली हो रहा है, या फिर इसे आप कह सकते हैं कि ये पार्शियली रीअब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे ये देखा कि पीसीटी में तो एक्टिव के साथ साथ पैसिव रूप से भी क्या होता है, मैंने कहा पैसिव रूप से भी यहाँ पर सब्सटेंस का क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। तो हम ऐसे प्रकार के सब्सटेंस की अब बात करेंगे जिसका क्या होने वाला है, मैंने कहा यहाँ पे निष्क्रिय रूप से क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। देखिए यहाँ पे इसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी बात करें, इसमें यहाँ पे पैसिव वे में होने वाले रीएब्सॉर्प्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यूरिया के लिए। ठीक है, हम बात करेंगे यहाँ पे यूरिया के साथ साथ यहाँ पे हम क्लोराइड आयन को डिस्कस करते हैं। क्लोराइड आयन के साथ साथ हम यहाँ पे ये बात करेंगे H2O का भी क्या होता है, यहाँ पे पीसीटी में रीएब्सॉर्प्शन होता है। अब देखिए यहाँ पे अगर पीसीटी में रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है H2O का, तो ये H2O जो है अब पैसिव मेथड से होता है, जिसके लिए एटीपी की आवश्यकता या फिर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे H2O जो है जिस मेथड से निष्क्रिय परिवहन के जिस मेथड से या फिर जो ये अवशोषण का जो मेथड होता है या फिर रीएब्सॉर्प्शन का जो मेथड है, इसमें भी ये ऑस्मोसिस के माध्यम से होता है। किस माध्यम से, मैंने कहा यहाँ पर ये परासरण के द्वारा ऑस्मोसिस के माध्यम से क्या होता है, ये यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है। लेकिन यहाँ पे अगर यूरिया की बात करें या फिर क्लोराइड आयन की बात करते हैं तो यूरिया का यहाँ पर क्या होता है, डिफ्यूज़न से होता है, और यहाँ पे क्लोराइड का भी क्या होता है, डिफ्यूज़न से ही होता है। मतलब ये दोनों ही प्रकार के पदार्थ जो है यहाँ पर डिफ्यूज़न के मेथड के द्वारा पैसिवली क्या होता है, निष्क्रिय रूप से यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन को शो करते हैं। ठीक है, मैंने कहा ये क्या हो गया, यहाँ पर डिफ्यूज़न हो गया। तो आपने ये देखा कि, और यहाँ पे ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि यूरिया का रीएब्सॉर्प्शन हो तो रहा है यहाँ पे पैसिव मैनर में, लेकिन ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में होता है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। क्या होता है ये, मैंने कहा ये वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने इतने सारे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया है। यहाँ पर जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की जो इनर वॉल है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, देखिए यहाँ पर अवशोषण किस प्रकार के पदार्थ का हो रहा था ये तो हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अब यहाँ पे हम ये बात करने वाले हैं कि अगर पीसीटी यहाँ पे प्रेजेंट है तो पीसीटी के इनर वॉल पे, ठीक है, मैंने कहा पीसीटी के इनर वॉल पे क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा इसके आंतरिक भित्ति या फिर इनर वॉल पे जो है अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को या फिर इसके एब्सॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक सूक्ष्मांकुर जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं इसे माइक्रोविलाई कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए मैं ये बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो भी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट या फिर नेफ्रिक फिल्ट्रेट वाला पार्ट था, ये जैसे ही नेक वाले पार्ट से कहाँ पे आते हैं, मैंने कहा इसका कंटेंट जैसे ही पीसीटी वाले पार्ट में पहुंचता है तो इसमें प्रेजेंट अलग अलग पदार्थों का यहाँ पर पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण दर्शाने वाले पदार्थों में ग्लूकोज, एमाइनो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनके लिए थ्रेशोल्ड वैल्यू मैक्सिमम है, और यहाँ पे 100% क्या हो जाता है, इसका पुनः अवशोषण हो जाता है। साथ साथ यहाँ पे 70% जो पुनः अवशोषण हो रहा है वो सोडियम आयन का होता है, 75 पोटेशियम आयन का होता है। लेकिन यहाँ पे जल का पुनः अवशोषण निष्क्रिय रूप से होता है, पैसिवली होता है और ऑस्मोसिस के द्वारा होता है, और यूरिया और क्लोराइड का बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी में होता है और डिफ्यूजन के मेथड से होता है। और यहाँ पे माइक्रोविलाई क्या करते हैं, तो मैंने कहा यहाँ पर माइक्रोविलाई का ये वर्क होता है कि ये अवशोषण के लिए जो सरफेस एरिया है, ठीक है, मैंने कहा सतही क्षेत्रफल जो होते हैं किसके लिए, एब्सॉर्प्शन के लिए, तो यहाँ पे एब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को ये माइक्रोविलाई क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये पीसीटी में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहाँ ये जानते हैं कि ये वाला पार्ट कौन सा है, अब इस पार्ट को हम कहते हैं डीसीटी। लेकिन डीसीटी में ये माइक्रोविलाई क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, केवल ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, पीसीटी वाले पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इन प्रकार के पदार्थों का क्या हो गया है, रीएब्सॉर्प्शन हो गया। अब ये पदार्थ जो है इसी माध्यम से, इसी पीसीटी के माध्यम से कहाँ पे एंटर करेंगे, अब ये लूप ऑफ हेनले में आते हैं। कहाँ पे आते हैं ये, मैंने कहा अब ये लूप ऑफ हेनले में आते हैं। तो मैंने कहा ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को क्या
कहते हैं, LOH कहते हैं। क्या कहेंगे इसे लूप ऑफ हेनले कहते हैं, जिसके बारे में आपने प्रीवियस लेक्चर में भी स्टडी किया। लेकिन यहाँ जो हमें स्टडी करना है वो क्या है, आप जानते हैं कि इसमें भी, इस लूप ऑफ हेनले में भी कितने लिम्स होते हैं, कितनी भुजाएं होती है। यहाँ पे हम 2 टाइप्स के लिम्स की बात करते हैं और इन दोनों ही भुजाओं में किस प्रकार के पदार्थों का पुनः अवशोषण होगा, हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। देखिए इसकी जो ये वाली लिम्ब जो है, ये वाली भुजा जो है, इसे क्या कहेंगे, इसे कहा जाएगा डिसेंडिंग लिम्ब। क्या कहते हैं इसे कहते हैं यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक है, हम पहले ये बात करेंगे कि डिसेंडिंग लिम्ब में कौन से प्रकार के पदार्थों का क्या होगा, पुनः अवशोषण, और उसके बाद ये वाला जो यहाँ पे ये भुजा जो है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। क्या कहते हैं इसे कहा जाएगा असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग और डिसेंडिंग लिम्ब होते हैं, मतलब यहाँ पे अवरोही भुजा, आरोही भुजा है। अब यहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर स्पेशली किसकी बात करें, इस डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं, किसकी, यहाँ पे डिसेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं, तो इसके बारे में ये स्टेटमेंट गिवन होता है बुक में कि यहाँ पर डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, केवल H2O का ही क्या होता है, यहाँ पे पुनः अवशोषण होता है। मतलब इस वाले पार्ट में LOH लूप ऑफ हेनले के अवरोही भुजा डिसेंडिंग लिम्ब में केवल यहाँ पर H2O का ही क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है। तो मैंने कहा यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली मैंने यहाँ पे H2O के ही कंटेंट को क्या किया है, रिप्रेजेंट किया है, जिसका क्या होने वाला है, यहाँ पर रीएब्सॉर्प्शन होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे आपको ये बोला कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो ओनली परमिएबल होता है। किसके लिए, मैंने कहा इट इज़ ओनली परमिएबल, इट इज़ ओनली परमिएबल। परमिएबल का मतलब आप जानते हैं, इसे कहते हैं पारगम्य। ठीक है, तो ओनली परमिएबल फॉर H2O। ठीक है, फॉर H2O। तो ये केवल ये जो LOH की डिसेंडिंग लिम्ब है वो केवल H2O के लिए क्या है, पारगम्य है। अब देखिए यहाँ पे इसके सेकेंड लिम्ब की बात करते हैं कि इस प्रकार के भुजा में, जिसे हम आरोही भुजा कहते हैं, आखिर यहाँ पर किस प्रकार के पदार्थों का क्या होने वाला है, रीएब्सॉर्प्शन होने वाला है। देखिए यहाँ पर हम जिस प्रकार के पदार्थों के पुनः अवशोषण या रीएब्सॉर्प्शन की बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि अब ये जो भुजा है, अब ये क्या होता है, मैंने कहा अब ये H2O के लिए परमिएबल नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि नाउ दिस पर्टिकुलर लिम्ब ऑफ द LOH इज टोटली इम्परमिएबल। ये क्या होते हैं, ये टोटली इम्परमिएबल होते हैं। फॉर व्हाट, मैंने कहा फॉर H2O। ठीक है, ये टोटली इम्परमिएबल है H2O के लिए। इसका मतलब इस वाले भुजा से अब H2O का तो क्या नहीं होने वाला है, पुनः अवशोषण नहीं होने वाला है। तो आखिर किस प्रकार के पदार्थों का इस असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पर पुनः अवशोषण होता है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब में ये देख लेते हैं कि अगर सपोज इस असेंडिंग लिम्ब में हम ये देखें कि यहाँ पर किस प्रकार के पदार्थों का होता है, तो अलग अलग प्रकार के आयंस की बात करेंगे। ठीक है, अलग अलग प्रकार के आयन जो होते हैं उसका क्या होता है, यहाँ पर मैंने कहा इसका रीएब्सॉर्प्शन होता है। तो अलग अलग प्रकार के आयंस का यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन, पुनः अवशोषण होता है। अब देखिए यहाँ पे अब उन पदार्थों को हम नेम प्रोवाइड करने वाले हैं। सपोज यहाँ पे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- आयन का यहाँ पर क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। साथ साथ बाइकार्बोनेट आयन का भी क्या होता है, यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन होता है। साथ साथ मैंने कहा अगेन हमने यहाँ पे सोडियम ले लिया, अगेन हमने यहाँ पे क्या ले लिया, पोटेशियम, और जो है कुछ अमाउंट में यहाँ पे क्लोराइड आयन का भी क्या होता है, यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन होता है। आपको बस ये स्पेशल पॉइंट लर्न करना है कि LOH के जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसमें केवल H2O का रीएब्सॉर्प्शन होता है, क्योंकि ये केवल H2O के लिए पारगम्य है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, यहाँ पे इसके असेंडिंग लिम्ब की बात करते हैं, तो अब ये कहा जाता है कि इट इज़ टोटली इम्परमिएबल फॉर द H2O। यहाँ पर H2O का पुनः अवशोषण नहीं होगा, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के आयंस का क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है, रीएब्सॉर्प्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब क्या हुआ, मैंने कहा अब जो ये कंटेंट है अब सीधे इस LOH के असेंडिंग लिम्ब से कहाँ पहुँच जाएगा, मैंने कहा अब ये जा रहा है कहाँ पे, DCT वाले पार्ट में पहुँच गया। अब DCT वाले पार्ट में क्या एब्सेंट है, मैंने अभी बताया था आपको कि DCT वाले पार्ट में यहाँ पे माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते।
तो अगर DCT वाले पार्ट में माइक्रोविलाई नहीं पाए जाते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, मैंने कहा ये कहा जाएगा अब कि यहाँ पे किस प्रकार के पदार्थों का क्या होने वाला है, पुनः अवशोषण होने वाला है। तो यहाँ पर भी कुछ प्रकार के आयंस क्या होते हैं, पुनः अवशोषित होते हैं। इसमें कौन से आयन होते हैं, मैंने कहा इसमें अमोनियम आयन हो सकते हैं, पोटेशियम आयन हो सकते हैं, यहाँ पर सोडियम आयन, और इसके साथ साथ यहाँ पर भी क्या होता है, बाइकार्बोनेट आयन जो है यहाँ पर रीएब्जॉर्ब होते हैं। अब देखिए लास्ट पार्ट इस डायग्राम में, इस नेफ्रॉन के डायग्राम में जिसे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये क्या है, मैंने कहा अब हम यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट को क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है। इस संग्राही वाहिनी या फिर इसके नलिका की बात करते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट के बारे में क्या कहा जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के बारे में स्टूडेंट ये कहा जाता है कि ये जो संग्राही नलिका है या फिर कलेक्टिंग डक्ट है, इसमें हम ये कहते हैं कि इसकी जो आंतरिक दीवार है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पर इनर वॉल की बात करें तो यहाँ पे लिख दिया इट्स इनर वॉल। ठीक है, यहाँ पे इट्स इनर वॉल इज़ वेरी सेंसिटिव, मैंने लिख दिया यहाँ पर कि इसकी जो आंतरिक दीवार है, इनर वॉल है, वो क्या है, इज़ वेरी सेंसिटिव है, मतलब बहुत ही संवेदी जो है प्रकृति के होते हैं और सेंसिटिव हैं। तो इसका मतलब इसकी परमिएबिलिटी, यहाँ पर जो भी प्रकार के पदार्थ इससे पास होते हैं उसकी पारगम्यता, उसकी परमिएबिलिटी एक प्रकार के हार्मोन के कंसंट्रेशन पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ठीक है, तो मैंने कहा यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट जो है उसकी परमिएबिलिटी, इट्स इनर वॉल इज़ वेरी सेंसिटिव टुवर्ड विच पर्टिकुलर हार्मोन, या फिर ये कहेंगे कि यहाँ पे इसकी परमिएबिलिटी, तो मैंने कहा यहाँ पे इसकी जो परमिएबिलिटी है, मैंने कहा एंड इट्स परमिएबिलिटी, ठीक है, मैंने कहा इट्स परमिएबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, इज डिपेंड ऑन, ठीक है, इज डिपेंड ऑन, यहाँ पे कौन से हार्मोन की बात करते हैं, यहाँ पे एक प्रकार के हार्मोन की बात करें जिसे कहते हैं ADH हार्मोन। ठीक है, कौन सा हार्मोन है, मैंने कहा यहाँ पर ADH हार्मोन की बात करते हैं। और ये ADH हार्मोन को क्या कहा जाता है, यहाँ पे ये जो ADH हार्मोन होता है ये होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को एक और नेम प्रोवाइड किया जाता है, इसी को ही कह सकते हैं वैसोप्रेसिन। क्या कहते हैं इसे ही कहते हैं यहाँ पर वैसोप्रेसिन कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको समझा दूं कि यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा कि कलेक्टिंग डक्ट की इनर वॉल सेंसिटिव है और इसकी जो परमिएबिलिटी है, इसकी पारगम्यता, वो एक हार्मोन पे डिपेंड कर रही है और उस हार्मोन को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यहाँ पर ADH कहते हैं या फिर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं, इसे ही वैसोप्रेसिन कहते हैं। और इस प्रकार के जो हार्मोन होते हैं वो यहाँ पर किसके रीएब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मैंने कहा ये H2O के रीएब्सॉर्प्शन जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पे हम ये देखने वाले हैं कि इस कलेक्टिंग डक्ट वाले पार्ट में कितना अमाउंट ऑफ द H2O होता है, मतलब H2O का कितना अमाउंट यहाँ पे रीएब्जॉर्ब होता है। तो देखिए यहाँ पर ये कहा जाएगा कि यहाँ पे 95%, ठीक है, 95% ऑफ H2O का क्या होने वाला है, यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन होने वाला है। कितना, मैंने कहा यहाँ पे 95% ऑफ H2O का रीएब्सॉर्प्शन होने वाला है, क्योंकि इसी कलेक्टिंग डक्ट के इनर वॉल में ADH हार्मोन है जो कि जल के अवशोषण में क्या करेगा, हेल्प प्रोवाइड करेगा। तो हमने कहा यहाँ पर 95% ऑफ H2O का रीएब्सॉर्प्शन होता है। तो मैंने इसे एक सिंगल डायग्राम के माध्यम से आपको सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन के मैकेनिज्म को समझाया, लेकिन सेलेक्टिव रीएब्सॉर्प्शन को समझने से पहले मैंने आपको डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ द थ्रेशोल्ड वैल्यू वो बताया। मैंने आपको कहा कि 3 प्रकार के सब्सटेंस में हमने यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस किया था हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, हमने ये डिस्कस किया लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंस, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे जो है नॉन थ्रेशोल्ड सब्सटेंस के बारे में भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसे समझाने के बाद इस नेफ्रॉन के डायग्राम में हर एक पार्ट को हमने क्या किया, स्टडी किया कि किस वाले पार्ट में आखिर कौन से सब्सटेंस का रीएब्सॉर्प्शन होने वाला है। अब देखिए हुआ क्या, हम इसके पूरे मैकेनिज्म को स्टार्टिंग से समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पर
जो है स्टार्टिंग में क्या हुआ, ब्लड का कंटेंट एंटर हुआ। ब्लड का कंटेंट जैसे ही यहाँ पर आया तो ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी में, जो इसके बाद यहाँ पर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उससे छन करके ये यहाँ पर आ गया। अब ये आगे जो है कंडक्ट होता है किसके तरफ, नेक वाले पार्ट से ये सीधे जाएगा किसके तरफ, पीसीटी की तरफ। मतलब यहाँ पे प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल की तरफ जाता है, और प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है इस वाले पार्ट में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है पुनः अवशोषण होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। इस प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्सॉर्प्शन जो है हो तो रहा है, लेकिन यहाँ पर ये क्या कहा जाता है कि यहाँ पर इसके इनर वॉल पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, जो कि इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ पर जिन प्रकार के पदार्थों का अवशोषण होता है, पुनः अवशोषण होता है, वो पैसिवली भी हो सकता है और एक्टिवली भी हो सकता है। पैसिवली यहाँ पर मुख्य रूप से यहाँ पे ऑस्मोसिस और इसके साथ साथ यहाँ पे डिफ्यूजन के मेथड से होता है, जबकि एक्टिव प्रकार के रीएब्सॉर्प्शन में हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर मैंने जो है वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेस को बताया। हमने यहाँ पे ग्लूकोज की बात की, एमाइनो एसिड की बात की, साथ साथ यहाँ पे हमने सोडियम और पोटेशियम आयन की बात की कि 70% तो सोडियम आयन और 75% पोटेशियम आयन का क्या हो रहा है, रीएब्सॉर्प्शन हो रहा है। लास्ट में मैंने आपको जो ये पैसिव रीएब्सॉर्प्शन होता है, जिसमें मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे यूरिया और क्लोराइड आयन का क्या होने वाला है, बहुत ही लेस क्वांटिटी में ये रीएब्सॉर्ब होंगे। और यहाँ पे हमने देखा कि H2O का ऑस्मोसिस के माध्यम से क्या होता है, यहाँ पे रीएब्सॉर्प्शन होता है। उसके बाद इन सभी प्रकार के पदार्थों का रीएब्सॉर्प्शन अगर हो जाता है तो अब ये कहाँ प्रवेश करेंगे, अब ये जो है इसका डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है, प्रवेश करता है। अब देखिए जैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब में ये प्रवेश करेगा तो यहाँ पर H2O का क्या होगा, रीएब्सॉर्प्शन होगा। उसके बाद ये पदार्थ जो है सीधे यहाँ पर क्या कहाँ पहुँच जाएंगे, मैंने कहा इसके डिसेंडिंग लिम्ब में पहुँच जाएंगे। अब डिसेंडिंग लिम्ब में यहाँ पे जैसे ही पदार्थ आया तो मैंने कहा कि डिसेंडिंग लिम्ब तो क्या होता है, केवल ये परमिएबिलिटी शो करता है वाटर के लिए, जबकि ये जो पदार्थ है जिसके हम बात करें अलग अलग प्रकार के आयन की बात करते हैं, तो उसका जो पुनः अवशोषण है वो डिसेंडिंग लिम्ब में न होकर के कहाँ पे होता है, असेंडिंग लिम्ब में होता है। अब देखिए यहाँ पे सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और बाइकार्बोनेट आयन के साथ साथ पोटेशियम आयन का क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पे ये जो सब्सटेंस हैं अब सीधे शिफ्ट होते हैं डीसीटी वाले पार्ट की तरफ। डीसीटी वाले पार्ट में यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आयंस का क्या होता है, रीएब्सॉर्प्शन होता है, जिसमें हम अमोनियम के साथ साथ पोटेशियम, सोडियम और बाइकार्बोनेट आयन को काउंट कर रहे हैं। उसके बाद ये पदार्थ कहाँ पहुँच जाएंगे, इसके लास्ट पार्ट में पहुँचते हैं, इसे क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट, जिसकी जो आंतरिक दीवार है बहुत ही संवेदी प्रकृति के होते हैं और इसकी पारगम्यता डिपेंड करती है एक हार्मोन के कंसंट्रेशन पे, इसे हम कहते हैं एडीएच हार्मोन। जब हम एंडोक्राइन ग्लैंड वाला चैप्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्टडी करेंगे तो वहाँ पे हम जो है पिट्यूटरी टाइप के जो ग्लैंड होते हैं, पीयूष ग्रंथि जो है उसी के एंटीरियर पार्ट से स्रावित होने वाले जो हार्मोन है एडीएच हार्मोन के बारे में वहाँ पर भी सेम फंक्शन पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये नेफ्रॉन के कलेक्टिंग डक्ट के इनर वॉल पे प्रेजेंट होते हैं, जो कि वाटर के रीएब्सॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे 95% ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रीएब्सॉर्ब होता है। तो हमने यहाँ पर इस डायग्राम के माध्यम से किस प्रकार से रीएब्सॉर्प्शन होता है हमने ये स्टडी किया, और इसके साथ साथ हमने इसी लेक्चर में ये देखा कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो होता है उसका कंपोजिशन क्या होता है। पहले मैंने आपको ये समझाया था। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये जो भी कंटेंट हमने यहाँ पे स्टडी किया है उसी के बेसिस पे हम अलग अलग प्रकार के प्रेशर से रिलेटेड पॉइंट डिस्कस किए अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, और अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हर एक पार्ट में जैसे जैसे इस डायग्राम में मैंने आपको मैकेनिज्म समझाया है उसी पे बेस्ड आपको स्टेटमेंट बताऊंगा। और लास्ट जो प्रोसेस होता है, स्टेप होता है यूरिन फॉर्मेशन का, वो क्या होता है, वो होता है यहाँ पे ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन में क्या होगा कि ये जो पदार्थ है वो एलिमिनेट हो जाएंगे, या फिर ये कहेंगे कि जो भी हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले जो भी सब्सटेंस होते हैं, जिसमें हम ब्लड कप सेल्स की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, ये अब जो है क्या होता है, इफरेंट आर्ट्रियोल के माध्यम से जो है ब्लड यहाँ पे एग्जिट होता है। लेकिन ये वाला जो इफरेंट आर्ट्रियोल का पार्ट है ये भी आगे जा करके एक प्रकार के ट्यूब्यूल जैसे एक प्रकार के नलिकाकार स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेरी ट्यूबुलर। क्या कहते हैं इसे, पेरी ट्यूबुलर कहते हैं, जो कि यहाँ पे पीसीटी
LOH और DCT के चारों तरफ उसके सराउंडिंग में एक प्रकार का नेटवर्क फॉर्म करता है और उसे क्या कहेंगे, वासा रेक्टा कहेंगे। तो इस पेरीट्यूबुलर जो मेम्ब्रेन है या फिर वासा रेक्टा है, इस नेटवर्क के माध्यम से वो पदार्थ जो है उसका क्या होगा, ट्यूबुलर सिक्रेशन होगा। तो हम थर्ड मैकेनिज्म के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट विल अबाउट द ट्यूबुलर सिक्रेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।